हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट के स्टार्ट में जब वान योंग देखती है कि उसके घर को खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि सुपरस्टार विन है, तो वो काफ़ी हैरान होती है। जबकि विन, उसे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये लड़की किसी पागल खाने से भाग के आई है। वो उसे एक्सप्लेन करने को कहता है, लेकिन वान योंग उल्टी सीधी बातें करने लगती है। उसे कुछ भी बताना ही नहीं आ रहा था। उसे देखते ही विन सोचता है कि वो पुलिस को कॉल करे, लेकिन वान योंग उससे उसका फ़ोन छीनने लगती है और इन्हीं चक्रों में फ़ोन पानी के अंदर गिरकर ख़राब हो जाता है। अब तो विन को काफ़ी गुस्सा आ गया था। वो उसे पकड़ के पुलिस के पास लेके जाना चाहता था, लेकिन वान योंग कैसे जानने को मानती और उनकी एक फ़नी सी फाइट भी स्टार्ट हो जाती है। और इसी फाइट के एंड पर वान योंग उसके हाथ पर काटती है और वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। बाहर निकलते ही वो जाती है और गार्बेज के बीच में छुप कर बैठ जाती है। जब थोड़ी देर बाद वहाँ से बाहर निकलती है तो उसका ये हुलिया होता है। जबकि अंदर विन उसके बैग की तलाशी लेता है तो उसमें से उसका आईडी कार्ड मिल जाता है और पासपोर्ट भी। उसके बाद वान योंग अपने एक फ्रेंड को मदद के लिए कॉल करती है, लेकिन वो भी किसी बिजनेस टूर पर जा रहा था। अब वो सोचती है कि वो कहाँ रहेगी। जबकि उधर विन, वो उसका पासपोर्ट अपने फ्रेंड को देता है और कहता है कि पता कराओ ये लड़की कौन है। वो कहता है शक्ल से तो मासूम सी लग रही है। तो आगे से विन अपना जख्म दिखाकर कहता है कि ये मासूम लड़कियों के काम होते हैं। उसके बाद हमें मैग को दिखाते हैं। वो कुछ पुरानी यादें याद कर रही होती है। एक्चुअली मैं और विन के बीच में कंफ्यूजन इस बात से पैदा हुई थी क्योंकि विन को मैं पर इतना ट्रस्ट नहीं था और उसे लगता था कि वो किसी बिजनेसमैन में इंटरेस्टेड है, और इसी लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से उन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया था। मैं आज अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है। उसकी डिवोर्स तो हो गई थी, लेकिन उसकी मॉम भी उससे यही बात करती हैं कि मुझे लगता है तुम आज तक विन को भूल ही नहीं पाई हो और अब तो वो वापस भी आ गया है। उसकी मॉम ये भी कहती हैं कि उसके गे होने के बारे में जो बातें मशहूर हैं, मुझे वो सारी ही झूठी लगती हैं। जबकि दूसरी तरफ विन को उसका फ्रेंड पता कराकर बताता है, कहता है कि ये लड़की तो वही है जिसके पेरेंट्स से हमने ये घर खरीदा है, इसलिए इसे इग्नोर करो। अगर पुलिस को बताएंगे तो बात बढ़ जाएगी, रिपोर्टर्स को तुम्हारे घर का पता चल जाएगा। ये कोई चोर डाकू नहीं है। जबकि वान योंग को न्यूज़ के थ्रू ये पता चल जाता है कि सारे रिपोर्टर्स आजकल इस तलाश में हैं कि विन कहाँ रह रहा है, उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। और उसको एक आइडिया आ जाता है। जब विन घर आता है तो सारा घर बिखरा पड़ा होता है और वान योंग बड़े मज़े से वहाँ बैठी होती है। कहती है कि मुझे यहाँ पर रहने दो, मेरे पास और रहने का कोई ठिकाना नहीं है। अगर तुमने शोर मचाया या पुलिस को बताने की कोशिश की तो तुम खुद फंसोगे, क्योंकि सारे रिपोर्टर्स यहाँ पर आ जाएंगे और तुम छुपना चाह रहे थे, छुप भी नहीं पाओगे। लेकिन विन काफ़ी चालाक था, उसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आता और पकड़ के उसे घर से बाहर निकाल देता है। कहता है कि अगर तुमने भी रिपोर्टर्स को बुलाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी फंसा दूंगा। ये घर मेरे नाम पर है और पुलिस को बताऊंगा कि तुम चोर बन के मेरे घर में आई हो। विन ने उसे घर से निकाल दिया था। बाहर बारिश हो रही थी और काफ़ी सर्दी थी। वो बाहर वाले सोफे पर आराम से लेटी रहती है कि शायद विन को उस पर रहम आ जाए, लेकिन उसे क्या रहम आना था। वो खुद मज़े से सो जाता है और उसके सोते ही कुछ चाबियां निकालती है और वान योंग दोबारा से घर में एंटर हो जाती है। अब उसे काफ़ी गुस्सा था और भूख भी लगी हुई थी, तो उसकी सारी चीज़ों पर ऐसे हाथ साफ करती है कि जैसे घर में बंदर घुस आए हों। अगली सुबह जब विन उठता है तो अपने किचन की तरफ जाता है तो छिलके से फिसल कर नीचे गिर जाता है। उसके सारे घर और फ्रिज का हाल उल्टा फुलता हुआ था। वो ऊपर वाले कमरे में जाता है, कमरा भी बिखरा पड़ा था। वान योंग को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो दोबारा से लेटकर सो जाती है। तो क्या करता है, उसे बिस्तर में लपेटता है, उठाता है और घर से बाहर फेंक आता है। लेकिन वान योंग कोई सीधी सादी लड़की नहीं थी। उसके पास बहुत सारी चाबियां थी। वो एक और चाबी निकालती है और घर में घुसने की कोशिश करती है, पर विन को भी अंदाजा था, वो सामने ही खड़ा होता है। वो उससे चाबी छीनता है और दोबारा से उसे बाहर निकाल देता है। अब वान योंग ने एक और चाबी गमलों में छुपा कर रखी हुई थी। वो वाली चाबी उठाकर चोरी चोरी दोबारा से घुसने की कोशिश करती है, लेकिन विन उसे दोबारा से पकड़ लेता है और एक एक करके उसकी सारी छुपाई हुई चाबियां उससे छीन लेता है और अब की दफ़ा उसे खाली हाथ करके घर से बाहर निकाल देता है और सामान के नाम पर उसके शूज़ और उसका एक स्लीपिंग ड्रेस बाहर फेंक देता है। जबकि मैं उसको दिखाते हैं, उसने मीडिया के सामने अनाउंसमेंट की थी कि वो चाहती है कि उसकी अगली मूवी का हीरो कोई और नहीं बल्कि विन हो। ये बात काफ़ी शॉकिंग होती है। जबकि दूसरी तरफ हमें होमलेस वान योंग को दिखाते हैं। वो अपना सामान उठाकर इधर उधर फिर रही होती है कि उसे उसका फ्रेंड मीदी कॉल करता है। वो उसे इनवाइट करता है क्योंकि आज उसकी बर्थडे थी। वान योंग का दिल तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन जब वो सुनती है कि उसकी बर्थडे पर बहुत सारे अच्छे अच्छे खाने होंगे तो उसके मुंह में पानी आने लगता है। वो फैसला करती है कि ज़रूर जाएगी।
जबकि विन परेशान हो जाता है। मैक की वजह से रिपोर्टर्स उसकी और भी तलाश में लग चुके थे। वो खुद को जितना छुपाना चाह रहा था, आजकल उतनी ही हलचल मची हुई थी उसी के नाम की। वो फैसला करता है कि खुद जाकर मै से मिलेगा। जबकि उधर वान योंग वो एक स्लीपिंग ड्रेस पहन के और अजीब सा हुलिया बनाकर मीदी की बर्थडे पर आ रही होती है और कवर करने के लिए कह देती है कि मुझे लगा था आज फैंसी पार्टी है। एक्चुअली उसके पास कपड़े ही कोई नहीं थे। मीदी जब उसे अंदर लेकर जाता है, वहाँ पर बहुत सारे गेस्ट्स आए हुए थे। उसे काफ़ी एम्बेरसमेंट होती है। उसकी सारी फैमिली डॉक्टर्स की थी और सारे बहुत ही मेच्योर लोग थे। मीदी की मॉम को तो वान योंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो अपने बेटे को कहती है कि इसके पीछे फिरना बंद करो, ये बिल्कुल भी इमेच्योर सी लड़की है, इसका कोई फ्यूचर नहीं। और उसके बाद डिनर के टाइम पर भी वान योंग दोनों हाथों से बहुत अच्छी तरह से खाना खाती है। मीदी को काफ़ी शर्मिंदगी होती है, लेकिन फिर भी वो वान योंग का साथ देता है। उसके बाद सारे लोगों से साइड पर होकर वान योंग और मीदी अलग से भी छोटी सी बर्थडे मनाते हैं। यहाँ पर मीदी दोबारा से वान योंग को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन वान योंग की तरफ से साफ इनकार था। वान योंग आज रात को एक होटल पर जाकर रहती है। उसके पास पैसे बहुत कम थे, इसलिए वो काफ़ी परेशान थी, लेकिन उसे अगले ही दिन एक एक्स्ट्रा का रोल मिल जाता है। वो सारा दिन इतनी ओवर एक्टिंग करती है, लेकिन इन दी एंड उसे पता चलता है कि उसका तो फेस ही नहीं नज़र आ रहा था। उसके ऊपर एक और ट्विन सिस्टर का फेस लगा देना था। और सारा दिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे थोड़े से ही पैसे मिलते हैं, जिससे वान योंग काफ़ी सैड हो जाती है। लेकिन क्या करती, काफ़ी मजबूर थी। अब उसे अगले दिन के लिए भी एक छोटा सा रोल मिल गया था और प्रोड्यूसर उसे कहता है कि तुमने खुद से ही मेकअप और हेयर करके आना है। एक एंजल का रोल था तो वाइट ड्रेस पहन के आना है। जबकि दूसरी तरफ विन को दिखाते हैं, वो मै से जाकर मिलता है और उसे कहता है कि तुम मुझे न्यूज़ में ना लेकर आओ तो बेहतर रहेगा। लेकिन आगे से मैं कहती है कि देखो तुम्हारे पास बहुत अच्छा चांस है, अगर तुम हाँ करो तो इस मूवी में मेरे हीरो तुम ही होगे। तुम दोबारा से सुपरस्टार बन जाओगे, फेमस बन जाओगे और तुम्हारी कंट्रोवर्सी वो सारे लोग भूल जाएंगे। यहाँ पर वो नेगेटिव रोल वाला एक्स मैनेजर वान वॉन वो भी विन को मै के साथ देख लेता है और काफ़ी हैरान होता है। वान योंग को अब अपने बैग में से कपड़े चाहिए थे। वो दोबारा से घर पर जाती है। उस टाइम पर विन तो वहाँ था नहीं, तो उसे एक रास्ता पता था। वो खिड़की खोलती है और घर के अंदर एंटर हो जाती है। अपने बैग को हर जगह तलाश करने की कोशिश करती है। उसका बैग तो अब विन के कमरे में था। वो खोलती है और एंजल के गेटअप के लिए अपने कपड़े सिलेक्ट करने लगती है। लेकिन इतने में उसे विन के वापस आने की आवाज़ आती है, तो वो फ़ौरन से एक जगह पर छुप जाती है। विन थका हुआ था, आते ही अपने कपड़े फेंकता है और बिस्तर पर लेट जाता है। अब वान योंग भी छुपी हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता से स्नेल बनकर रिंग रिंग के वहाँ से निकलने की कोशिश करती है और किसी न किसी तरह छुपते छुपाते वहाँ से निकल ही जाती है। लेकिन एक गड़बड़ हो गई थी। इसी सब के बीच उसका वही वाइट ड्रेस वो फट गया था। अब वो सोचती है कि कुछ भी करे लेकिन उस ड्रेस को फिक्स करना है। अब उसी को फिक्स करने के और सिलाई करने के चक्करों में वो काफ़ी शोर मचाती है और ये शोर विन सुन लेता है और उठ जाता है। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।